हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जहां अब तक हम लोगों ने काफी डिजीज के बारे में बात कर ली है। स्मॉल पोक्स की बात की, चिकन पोक्स की बात की हम लोगों ने, मम्स की बात की हम लोगों ने, जर्मन मीजल्स की बात की हम लोगों ने, डेंगू की बात कर ली हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग अगली डिजीज जो वायरल डिजीज है उसकी बात करने वाले हैं, वायरल डिजीज, इसका नाम है एड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एड्स के ऊपर। आप लोगों ने सबने एड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। आज हम लोग बात करें किसके बारे में, एड्स के बारे में। चलिए एड्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है सभी को पता है। सबसे पहले अगर बात करें एड्स, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिएगा एड्स, सबसे पहले अगर बात करें एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब अगर बताऊं आपको मैं, तो ये खुद कोई डिजीज नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है भाई। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज। ये मतलब ये क्या करेगा, एड्स जो है वो हमारे इम्यूनिटी को डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी में क्या करेगा, डेफिसिट करेगा। मतलब इम्यूनिटी को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। और उस कमजोर इम्यूनिटी की वजह से और डिजीज बॉडी के अंदर हो जाएगी। ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए एचआईवी हमारे शरीर में आएगा, और एचआईवी क्या कर देगा, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको कमजोर कर देगा। और उस कमजोर इम्यूनिटी की वजह से बाकी डिजीज जो है वो हमारे शरीर में हो जाएंगे। और हमारे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से छोटे से छोटा जुकाम भी जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके क्योजेटिव एजेंट के बारे में। इसका क्योजेटिव एजेंट क्या होता है, मतलब किससे होता है ये क्योजेटिव एजेंट की अगर बात करूं, सभी को पता है इसका क्योजेटिव एजेंट होता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एचआईवी क्या नाम है इसका, ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसे बहरूपिया वायरस भी बोलते हैं, रूप चेंज कर लेता है ये। आल्सो नोन एज, इसी का दूसरा नाम है, इसी को हम लोग बहरूपिया वायरस या ड्रेस चेंज वायरस भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना रूप बदल लेता है। ड्रेस चेंज वायरस, अब ऐसा नहीं ड्रेस चेंज कर लेता है, ऐसा नहीं। ड्रेस का चेंज का मतलब है कि ये खुद का रूप बदल लेता है। कैसे, अभी समझाता हूं। देखो ड्रेस चेंज वायरस बोलते हैं, कैसे बोलते हैं ड्रेस चेंज वायरस, क्योंकि ये हमारे शरीर में जब एंट्री करता है तो ये शरीर में शुरुआत में किसी एक टी हेल्पर सेल को क्या कर देता है, मार देता है। जैसे समझिएगा बात को, पूरी हिस्ट्री समझिएगा। ये हमारा बॉडी है, मान के चलिएगा ये हमारी बॉडी है, और ये जो है एचआईवी वायरस है, ये हमारी बॉडी है। मान लीजिए, केवल एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ये हमारी बॉडी है, ये क्या है, एचआईवी वायरस। ये हमारी बॉडी में एंटर कर गया किसी भी तरीके से, बहुत सारे रूट बताऊंगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मान लीजिए हमारी बॉडी में एंटर कर गया। अब ये जब एंटर किया तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग में जो एक टी हेल्पर सेल थी, मान लीजिए ये कौन सी सेल है, ये टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल है। इनको CD4 भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, CD4 सेल्स भी बोलते हैं। इसने क्या किया, सबसे पहले किसी एक टी हेल्पर सेल को आकर डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, और उसका रूप ले लिया खुद ने। जैसी टी हेल्पर थी वैसी की वैसी खुद हो गई, वैसा का वैसा शेप ले लिया खुद ने। तो इसको क्या बोला, बहरूपिया, क्योंकि इसने रूप बदल लिया। तो बहरूपिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने रूप बदला है खुद का। और अब क्या होगा, अब ये, क्योंकि ये कैसा हो गया है, अब T4 के जैसा हो गया है, लेकिन एक्चुअल में T4 जैसा रूप बदल लिया, लेकिन अंदर कौन है, अंदर है एचआईवी, ठीक है। तो बहरूपिया वायरस बोलते हैं इसे, ड्रेस चेंजर वायरस, ड्रेस चेंज करने वाला वायरस, क्योंकि खुद की ड्रेस बदल लेता है। और अब क्या बन गया, ये एचआईवी एज ए टी हेल्पर सेल बन गया। अब ये क्या करेगा, बाकी टी हेल्पर सेल्स को मारता जाएगा, मारता जाएगा, मारता जाएगा। और शरीर में जब टी हेल्पर सेल नहीं रहेगी तो समझिएगा, क्योंकि टी हेल्पर सेल क्या करती है,
टी किलर सेल्स को इनिशिएट करती है। जब भी हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो टी हेल्पर सेल ही टी किलर सेल को जगाती है। तो ये क्या करेगा, ये टी किलर हेल्पर को, सारी टी हेल्पर्स को मार देगा। जो टी हेल्पर ही मर जाएगी तो टी किलर जो है वो इनिशिएट नहीं होगी, जागेगी नहीं, और टी किलर अगर जागेगी नहीं तो एचआईवी को कोई मारने वाला भी नहीं होगा, और ये सारी हेल्पर सेल्स को मार देगा और हमारी इम्यूनिटी को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ड्रेस चेंज वायरस या बहरूपिया वायरस भी कहते हैं। तो हिंदी में अगर आपसे कभी कभी पूछ ले तो याद रखिएगा, इसको दूसरा नाम क्या है इसका, बहरूपिया वायरस भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद के रूप बदल लेता है। बहरूपिया वायरस भी कहा जाता है इसे। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, इसी का एक और नाम है, इसको लेंटी वायरस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज, इसी का, ये मैं बोलूं लेंटी फैमिली का सदस्य है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, लेंटी वायरस भी बोल देते हैं इसे ही क्या बोल देते हैं, लेंटी वायरस। और एक और नाम है इसका, बहुत फेमस है, इसी को रेट्रो वायरस भी कह देते हैं। इसी को आल्सो नोन एज, इसी को रेट्रो वायरस भी कह देते हैं। अब रेट्रो वायरस क्यों कहते हैं, उसके पीछे की कहानी सुनिएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसके पास में क्या होता है, नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं, देखो रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं बताऊंगा अभी, पर नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इट हैव, इसके पास में क्या होता है, सिंगल जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, इसके पास में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, जो कि किस में बदल जाता है, जो कि डीएनए में बदलने की कैपेसिटी रखता है। नहीं समझ में आया, समझिएगा, बात को समझाता हूं। देखिए ये वायरस है, समझिएगा, ये वायरस है, इस वायरस के अंदर ये सिंगल स्टैंड जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है, ये एसएसआरएनए, सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस, आरएनए है, ठीक है। इसके पास में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से ये जो आरएनए है इसको किस में बदल लेता है, इसको डीएनए में बदल लेता है। किस में बदल लेता है, डीएनए में बदल लेता है। तो क्योंकि आरएनए किस में कन्वर्ट हो गया, डीएनए में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस बोलते हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, इसीलिए इसको रेट्रोवायरस कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस। याद रखिएगा, इसके पास में वापस बताया मैंने, ये एचआईवी है, एचआईवी के पास में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, मतलब केवल एक स्टैंड आरएनए है ये, और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये इस एंजाइम की सहायता से अपने आरएनए को किस में बदल लेता है, डीएनए में बदल लेता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको रेट्रोवायरस कहा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, तो एचआईवी जो है ये दो तरीके का होता है। एचआईवी के टाइप्स की बात करूं मैं, एचआईवी दो तरीके का होता है। एचआईवी के टाइप्स की बात करूं अगर मैं, तो एचआईवी दो तरीके का होता है। एक होता है HIV-1, एक होता है HIV-2। देखिएगा, एक होता है HIV-1, HIV-1, और एक तरफ लिख दीजिएगा HIV-2, HIV-2। देखिएगा, अगर बात करें सबसे ज्यादा इजी जो ट्रांसमिशन है वो दोनों में से किसका होता है, तो HIV-1 का ट्रांसमिशन बहुत इजी होता है, मतलब आसानी से फैल जाता है। तो बहुत इजी ट्रांसमिशन है किसका, HIV-1 का। इजी ट्रांसमिशन मतलब आसानी से फैल जाता है, ये इजी ट्रांसमिशन है इसका, ठीक है। जबकि इसका कैसा है, इजी ट्रांसमिशन नहीं है, नॉट इजी, है ना, इसका इजी नहीं है, मतलब ये आसानी से नहीं फैल सकता। ये HIV-1 जो है वो वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड मतलब सब जगह है, ऑलमोस्ट हर जगह ये पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट, सब जगह प्रेजेंट होता है। लेकिन HIV-2 जो है वो मोस्टली अफ्रीका में ही पाया जाता है। कहां प्रेजेंट होता है, मोस्टली साउथ अफ्रीका में ही प्रेजेंट होता है, ये दक्षिण अफ्रीका में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप इनके बारे में याद रखिएगा, एचआईवी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट जो एचआईवी, देखो एक और बात बताता हूं, हर एचआईवी जो है वो एड्स नहीं होता।
हर HIV जो है वो क्या नहीं होता, एड्स नहीं होता। तो HIV1 जो है, समझना, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। जैसे राजस्थान में बताऊंगा मैं केस, HIV के केस तो 88,000 लगभग है, 88,000 लगभग तो HIV के केस है, लेकिन जो एड्स है वो लगभग केवल 1200 या 1300 लोगों को, है ना। तो बताएंगे बाद में उसके बारे में। तो हर केस जो है वो HIV जो है वो एड्स नहीं बनता है। तो याद रखिएगा HIV1 जो है ये एड्स में बदलने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। तो मोर जो कन्वर्ट होता है HIV1 जो है वो एड्स में कन्वर्ट होने के चांसेस इसके ज्यादा हैं। मोर चांसेज टू कन्वर्ट इन एड्स में कन्वर्ट होने के चांसेस किसके ज्यादा हैं, इस HIV1 के ज्यादा हैं। इसके कैसे हैं, इसके लेस चांसेस है कि ये इजीली कन्वर्ट नहीं होता है, लेस चांसेस। ठीक है, चलिए, तो ये तीन जो है डिफरेंस आप लोग यहां पर याद रखिएगा कि भैया क्या होता है डिफरेंस, HIV एड्स के डिफरेंसेस दोनों में याद रखिएगा। नेक्स्ट HIV के बारे में अगर हम लोग और बात करें, HIV का जो HIV को हम लोग स्लिम्स डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पर्सन जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो एक और नेक्स्ट लिखिएगा, HIV इज आल्सो नोन एज, या एड्स इज आल्सो नोन एज स्लिम्स डिजीज, क्योंकि बिल्कुल कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। आल्सो नोन एज स्लिम्स डिजीज, क्या बोलते हैं, बिल्कुल पतला हो जाता है, स्लिम्स डिजीज, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, पर्सन जो है वो बिल्कुल पतला हो जाता है। नेक्स्ट एक और चीज पूछ सकते हैं, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। एक और सवाल पूछा जाता है इसके अंदर, वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को जो है वो क्या मनाया जाता है, वो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एड्स डे मनाया जाता है। क्लियर है बात। चलिए अब इसकी कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं, इसकी कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं कि पहला केस कहां मिला था, क्या क्या हुआ था, है ना। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं भैया। चलिए हेडिंग डालेंगे, कुछ हिस्ट्री की बात करेंगे इसकी, हिस्ट्री, एड्स की हिस्ट्री। सबसे पहला केस कहां मिला था, 1981 में जो है सबसे पहला केस मिला था, याद रखिएगा। चलिए इन 1981 में जो एड्स है उसका सबसे पहला केस मिला था कहां, USA में सबसे पहला केस मिला था इन 1981। चलिए नोट डाल के पहले पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट बढ़ाएंगे, बहुत सारे पॉइंट आएंगे इसके अंदर, पॉइंट वाइज लिखूंगा। इन 1981 में कहा, यूएसए में जो है इसका फर्स्ट केस मिला था, फर्स्ट केस ऑफ HIV, या फर्स्ट केस ऑफ एड्स का जो सबसे पहला केस था वो कहां मिला था, 1981 में मिला था। अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में 1986 में, नेक्स्ट अगर बात करें इंडिया में बात करें तो 1986 में जो है वो इंडिया में पहला केस मिला, डॉक्टर सुनीति, बिल्कुल इनको डॉक्टर सुनीति चौहान, या डॉक्टर, मैं बोलूं कि डॉक्टर चेन्नई में डॉक्टर सुनीति सोलोमन को जो है वो फर्स्ट केस मिला इंडिया में। चलिए सेकंड पॉइंट डालते हैं, इन इंडिया 1986 में, इन 1986 इन इंडिया फर्स्ट केस ऑफ एड्स, इंडिया में फर्स्ट केस कब मिला, 1986 में। किसने ढूंढा था, डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने। फर्स्ट केस ऑफ एड्स का पहला केस कहां मिला, इंडिया में 1986 में। किसको मिला, डॉक्टर सुनीति सोलोमन, है ना। पूरा नाम आपको दिक्कत नहीं है लिखने को। फिर अगर बात करें इंडिया में 1986 में, अगर राजस्थान में बात करें 1987 में, इन 1987 में राजस्थान के पुष्कर, अजमेर के पास है, वहां पर पहला केस मिला। तीसरा पॉइंट, इन 1987 में राजस्थान में पहला केस मिला, राजस्थान में जो है वो कहां मिला, इन 1987 राजस्थान में फर्स्ट केस मिला किसका, एड्स का। और कहां पर मिला, अजमेर के पास में है जगह पुष्कर, वहां पर फर्स्ट केस ऑफ एड्स इन राजस्थान। और वो भी कहां पर, याद रखिएगा, पुष्कर में। ये सवाल पूछा गया है, पुष्कर, है ना, जगह का नाम है, अजमेर के पास है, नियर अजमेर के पास में ये जगह पड़ती है।
क्लियर है। फिर 1900, नेक्स्ट चौथा पॉइंट डालिएगा, इन 1987 नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है, इसके नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया गया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से, NACP के नाम से जो है वो संस्था या प्रोग्राम चलाया गया, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेयर के द्वारा। इन 1987 में क्या चलाया गया, 1987 में जो है वो चलाया गया नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, किसके द्वारा, बाय मिनिस्ट्री ऑफ, देखो MOHFW का पूरा मतलब समझिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, MOFHW कर लीजिएगा, हाँ एकदम अच्छा उल्टा लिखिएगा, हाँ ठीक है, MOFHW, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और हेल्थ वेयर, बिल्कुल किसके द्वारा जो है ये प्रोग्राम चलाया गया, MOFHW, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेयर प्रोग्राम जो है वो चलाया गया, किसके द्वारा, 1987 में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट 1992 में, इन 1992 में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन चलाया गया, एक संस्था चलाई गई, क्या इसका नाम था, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था इसके ऊपर जो है वो ओपन की गई, जिसका नाम था नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब चलाया गया, इन 1992 में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलाया गया 1992 में। अब नेक्स्ट अगर बात करें 1992 के बाद की बात करूं मैं, 1992 में ही, क्योंकि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन संस्था बन चुकी थी, तो अब इन्हीं के अंडर में NACP फर्स्ट चलाया गया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट चलाया गया 1992 में ही। इन 1992 फेज फर्स्ट स्टार्ट की गई, पॉइंट नंबर कौन सा है, पॉइंट नंबर 6, इन 1992 जो है वो क्या चलाया गया, NACP फर्स्ट, NACP फर्स्ट क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट की फेज चलाई गई, बाय किसके द्वारा, बाय नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चलाई गई बाय 1992, NACP, ये मतलब फेज फर्स्ट जो है वो चलाई गई, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की फेज फर्स्ट चलाई गई। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट 7वां पॉइंट डालिएगा, अगर बात करूं मैं 1999 में NACP की फेज सेकंड चलाई गई, 1999 में जो है वो NACP की, और यहां से सवाल बहुत आते हैं भाई, NACP की फेज सेकंड चलाई गई। नेक्स्ट अगर बात करूं NACP फेज थर्ड की बात करूं, NACP की फेज थर्ड है, जो कि अगर बात करें NACP 2007 में, सन 2007 में जो है वो NACP की फेज थर्ड चलाई गई, NACP फेज थर्ड जो है वो कब चलाई गई, 2007 में। और अभी जो है वो कौन सी फेज चल रही है NACP की, 2000 अगर बात करूं 2014 में, पॉइंट नंबर 9, 2014 में NACP की कौन सी फेज चल रही है, NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की फेज 4 चल रही है, और ये स्टिल कंटिन्यू है, और यहां से सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। ये चारों पॉइंट अगर आपने याद कर लिए तो यहां से आपका एक सवाल जो है वो CHO और नोटसेट दोनों के लिए जरूर बनता है। ज्यादातर आपसे NACP फर्स्ट के ऊपर सवाल पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि ये कंफ्यूजन है। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर NACP तो पहले ही हो गया था। हाँ, तो 1987 में NACP को कुछ देर चलाया गया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेयर के द्वारा, लेकिन वो सक्सेसफुली नहीं चल पाया। फिर 1992 में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने देखा कि अभी तक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो इन्होंने NACP पार्ट फर्स्ट जो है वो लॉन्च कर दिया। देन उसके बाद में कौन सा किया, 1999 में NACP सेकंड, 2007 में NACP थर्ड, और 2014 में NACP 4 जो है वो चालू किया गया। यहां तक की बात में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरा।
नहीं है। उम्मीद है यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें एड्स के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, चलिए हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड। एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, नेक्स्ट बात करते हैं एड्स के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें इंक्यूबेशन पीरियड, नेक्स्ट बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि बैक्टीरिया या वायरस के बॉडी के अंदर एंटर करने से लेकर, वो बैक्टीरिया या वायरस के बॉडी में एंटर करने से लेकर उसके फर्स्ट सिम्टम बनने तक का समय, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये मान लीजिए हमारा शरीर है, ये कोई वायरस है, ये शरीर के अंदर आया और एंटर करने से लेकर इसके फर्स्ट सिम्टम बनने तक का समय, कि पहला सिम्टम कब तक बनेगा उस तक का समय क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। और देखो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं अगर मैं एड्स में, तो इसमें एड्स में 6 से 10 साल तक हो सकता है। कितना हो सकता है, 6 to 10 ईयर्स तक हो सकता है, 6 to 10 ईयर्स की भैया सिम्टम दिखने में बहुत समय लगता है, 6 से 10 साल तक का समय लग जाता है सिम्टम दिखने में। और एवरेज अगर बात करें, एवरेज अगर बात करें तो 8 साल तक का समय एवरेज सिम्टम दिखने में लग सकता है, मतलब इतना टाइम लगता है किसमें, इंक्यूबेशन पीरियड में। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में, नेक्स्ट एक और बात करते हैं, अगर इसके बारे में इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, या चलो एक और चीज बताता हूं इसके बारे में, विंडो पीरियड और बताता हूं, वो भी खास है। अगर विंडो पीरियड की बात करूं, पहले तो ये समझो विंडो पीरियड होता क्या है, कि जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उसके एंटर करने के बाद बॉडी के द्वारा जो फर्स्ट एंटीबॉडी एंटीबॉडी बनाने में लगा समय, वो क्या कहलाता है, विंडो पीरियड। जैसे मान लीजिए मेरे शरीर में कोई वायरस एंटर किया है, अब मेरे शरीर ने कितनी देर में, मेरे शरीर ने उसमें कितनी देर में जो है वो क्या बनाया, एंटीबॉडी बनाई, ये टाइमिंग क्या कहलाएगा, ये टाइमिंग कहलाता है विंडो पीरियड। जैसे मान लीजिए कोई वायरस एंटर हुआ और वो वायरस जो है वो कितने टाइम में क्या कर रहा है, उस वायरस के अगेंस्ट कितनी देर में एंटीबॉडी बन रही है, दिस इज नोन एज विंडो पीरियड। ये क्या कहलाता है, विंडो पीरियड। चलिए तो इसके एड्स के विंडो पीरियड की बात करते हैं। एड्स का विंडो पीरियड, हेडिंग डालिएगा विंडो पीरियड, विंडो पीरियड ऑफ एड्स, एड्स के विंडो पीरियड की बात करते हैं। चलिए तो देखिए यहां से सवाल पूछा जाता है, लगभग अगर बात करूं मैं तो 6 to 12 वीक होता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 मंथ, 6 to 12 वीक होता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ तक हो सकता है। और यहां से सवाल आते हैं भैया, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 मंथ तक हो सकता है। यहां से सवाल, इन दोनों पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। नेक्स्ट अब आप बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि भैया ये एड्स जो है वो फैलता कैसे है। हेडिंग डालिएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चलिए हेडिंग डालिएगा एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, एड्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चलिए बात करते हैं एड्स के बारे में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, और उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली कौन सा होता है, होमोसेक्सुअल, मतलब जैसे मैन मैन है ना, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, उससे ज्यादा फैलता है। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मतलब जैसे मान लीजिए किसी HIV इंफेक्टेड पर्सन का ब्लड आपने चढ़ा दिया तो उससे हो सकता है। उसके अलावा कुछ चांसेस होते हैं मदर से बच्चे में भी, मदर से बच्चे में जो है, जैसे मदर मान लीजिए उसकी प्लेसेंटा या मैं बोलूँ उसका बच्चा है पेट में, और मदर को HIV एड्स है, तो फिर बच्चे में होने के चांसेस भी रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला तो लिखेंगे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। पहला क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहला क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उसमें भी कौन सा, होमोसेक्सुअल। पहला है अनप्रोटेक्टेड, 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 अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली लिख लीजिएगा कौन सा, बाय होमोसेक्सुअल, मोस्टली बाय होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल समझ गए ना, जैसे मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल, होमो और मोस्टली मेल टू मेल ही होता है ना।
होमोसेक्सुअल। ठीक है, चलिए, तो पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो है हो सकता है। दूसरा होता है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, बात करें इसमें बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा भी हो सकता है। बाय सेकंड बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें किसके द्वारा हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेकंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे, जैसे मान लीजिए कोई, देखिए आप जब भी आप देखिएगा, जब आप ब्लड को डोनेट कर रहे हैं या ब्लड आप रिसीव कर रहे हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। मोस्टली डोनेट करते टाइम चेक किया जाता है कि भैया जैसे मान लो आप ब्लड डोनेट करने गए, तो आपका पहले HIV टेस्ट होगा कि कहीं आपको HIV तो नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको HIV और आपने ब्लड डोनेट कर दिया, तो जो वायरस है वो उस ब्लड में चले जाएंगे, और उस ब्लड के द्वारा मान लो वो ब्लड किसी को चढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा, वो उस पर्सन को भी एड्स हो जाएगा। तो इसलिए ब्लड को हमेशा चेक किया जाता है। इन्फेक्टेड जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उससे भी चांसेस होते हैं। अब देखो, मोस्ट रिस्की जो है, मतलब लगभग अगर बात करूं तो ज्यादातर जो एड्स ट्रांसमिट होता है वो इसी के द्वारा होता है, इन दोनों के द्वारा ही होता है, और ये मोस्ट रिस्की होता है। अगर चढ़ा दिए तो 99% चांसेज है कि अगर मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आपने किसी नॉर्मल को चढ़ा दिया, तो 99% चांसेज है कि उस पर्सन को एड्स होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि वायरस आपने बकायदा वायरस गिफ्ट कर दिए कि भैया लो ये मेरे वायरस आप ले लो, है ना। हालांकि आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो चांसेज हैं कि भैया हो सकता है। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत ज्यादा चांसेज है। नेक्स्ट और चांसेज है निडल स्टिक इंजरी। जैसे मान लीजिए गलती से, जैसे आप कई बार हम लोग लैब में काम करते हैं, या मान लीजिए आप इमरजेंसी में कहीं काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने इंजेक्शन लगाया किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन को, आपने कोई इंजेक्शन लगाया, ठीक है, और वो निडल आपने जो है उसको तुरंत आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया, आपने रख दिया उसको ऐसे टेबल पे रख दिया, और वो आपके पिंच हो गई, वो पिंच जो है आपके निडल जो है वो आपके चुभ गई, तो फिर वो कैसी, वो इंजरी क्या कहलाती है, निडल स्टिक इंजरी। और इसमें भी एड्स फैलने का चांस होता है कितना, 0.3% जो है लगभग चांस होता है इसमें भी। थर्ड लिख लीजिएगा, निडल स्टिक इंजरी के कारण जो है मैं बोलूं कि ये भी चांसेज है। निडल स्टिक इंजरी का कितना, 0.3% चांस होता है। निडल स्टिक इंजरी, निडल स्टिक इंजरी मतलब ये एक तरीके से ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है कि आप कहीं काम कर रहे हैं और आपकी गलती से पिंच चुभ गई, ठीक है। निडल स्टिक इंजरी की वजह से भी चांसेज होते हैं। कितना होता है ये, 0.3% लगभग होता है। अगर इन दोनों की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है, फिर नेक्स्ट ये भी होता है लगभग, और 0.3%। अच्छा, कई बार क्या देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ये आजकल के जो नवयुवक है, नवयुवतियां हैं, जो भी हैं, ये डांस बार्स में जाते हैं, डांस है ना, डांस वांस करने के लिए अलग अलग क्लब्स में जाते हैं, देखा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लिया, उसी इंजेक्शन से एक पर्सन खुद के अंदर कोई ड्रग्स मान लीजिए इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, फिर उसी इंजेक्शन से दूसरे पर्सन ने इंट्रोड्यूस कर लिया, उसी से तीसरा डाल रहा है, उसी एक इंजेक्शन से सारे के सारे जो है वो ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है। तो आईवी ड्रग यूजर सेम सिरिंज अगर एक ही निडल का यूज ले रहे हैं बार बार की में, तो मान लो किसी एक पर्सन को जो है वो एड्स था, तो उस निडल के थ्रू दूसरे में भी जाएगा, उसके थ्रू तीसरे में भी जाएगा, ऐसे करके वो एड्स सब में फैल जाएगा। तो ड्रग यूजर बाय निडल, इन्फेक्टेड निडल आईवी ड्रग यूजर, उनके द्वारा भी जो है वो चांसेज हैं ये। इन्फेक्टेड निडल आईवी ड्रग यूजर, और इसके द्वारा भी कितना परसेंट चांस होता है, लगभग 20 to 25% चांस होता है इसके द्वारा भी एड्स फैलने का, कि एड्स फैल सकता है इससे भी, है ना। इनसे तो है ही 80% 90%, इनसे तो है ही, इनसे तो फैलता ही है, लेकिन इनसे बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करें वर्टिकल, मदर से बच्चे में भी हो सकता है वर्टिकल ट्रांसफर। नेक्स्ट, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, मतलब कि मदर टू फीटस, मतलब मदर को अगर मान लीजिए HIV एड्स है तो बच्चे को भी हो सकता है। टू मदर टू फीटस, बच्चे से, मदर से जो है वो किस में आ सकता है, बच्चे में भी आ सकता है। और इसके कितने परसेंट चांसेस होते हैं, लगभग अगर बात करें तो 20% तक इसके भी चांसेस हो सकते हैं, 20% तक इसके भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, ब्रेस्ट मिल्क से भी हो सकता है। याद रखिएगा, अगर मदर का जो है ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को इमीडिएटली पिलाया गया, तो उससे भी जो है वो चांसेस हो सकते हैं इसके, इन
एड्स के स्प्रेड होने के। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो है वो सारे चीजें यहां पर लिख दी है। मोस्टली सबसे ध्यान रखिएगा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से, उसके बाद में इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, नेक्स्ट निडल स्टिक इंजरी से। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, कितना परसेंट चांसेस है? 0.3% चांसेस है, ये सवाल पूछा गया है आज तक बहुत बार। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्फेक्टेड ब्लड से, और लास्ट में वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी जो है वो क्या हो सकता है, वो मदर के पास से, या मैं बोलूं कि एड्स का ट्रांसमिशन हो सकता है। क्लियर है बात यहां तक की? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंडीशन जिनसे एड्स का ट्रांसमिशन नहीं होता। अब हमारे बीच में क्योंकि कई भ्रामक चीजें चल रही है कि जैसे हाँ भैया एड्स के पेशेंट को हाथ लगा दिया तो क्या एड्स हो जाएगा, क्या एड्स के पेशेंट को गले लगा लिया तो क्या एड्स हो जाएगा, क्या एड्स के पेशेंट को किस कर लिया तो एड्स हो जाएगा, क्या एड्स के पेशेंट के जो कपड़े हैं वो हमने यूज कर लिए तो क्या एड्स हो जाएगा, क्या नहीं, इन सब चीजों से एड्स नहीं होता है। थिंग्स दैट डू नॉट स्प्रेड एड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा थिंग्स, जो ऐसी कुछ चीजें जिनसे एड्स नहीं होता है। थिंग्स दैट डू नॉट थिंग्स दैट डू नॉट स्प्रेड एड्स, जिनसे एड्स नहीं होता है। जैसे किन किन से नहीं होता? किस करने से नहीं होता, हक करने से नहीं होता है ना, किसिंग, हगिंग है ना, हग। नेक्स्ट यूज ऑफ क्लोथ्स, ये एड्स पेशेंट के कपड़े यूज करने से, यूज ऑफ क्लोथ्स ऑफ एड्स पेशेंट, कि एड्स पेशेंट के कपड़े यूज करने से नहीं होता। नेक्स्ट उसके साथ में कोई खाना खाने से नहीं होता है ना, कि टुगेदर ईटिंग, साथ में खाना खाने से नहीं होता। भैया आप एड्स के पेशेंट के साथ खाना नहीं खा सकते ना, टुगेदर ईटिंग इसके साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। टेकिंग हैंड्स, हैंड शेक लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हैंड शेक हाथ मिलाने से, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सब से नहीं होता। इन सब कंडीशन में एड्स नहीं होता है ना। कपड़े उसके ले लिए आपने, उसका कंगा काम में ले लिया आपने, उसका तेल यूज में ले लिया आपने, उसके साबुन से नहा लिया, इन सब से एड्स नहीं होता है, याद रखिएगा। किस करने से, हग करने से। अच्छा लेकिन किसिंग में एक चांसेस है। अब क्योंकि मेरे को पता है बोलेंगे आप लोग, किसिंग में अगर एक चांस है कि अगर एड्स के पेशेंट को मान लीजिए एड्स आपने मान लीजिए एड्स के पेशेंट को छाले हो रहे हैं बहुत ज्यादा, अल्सर है ना, और उन अल्सर में खून आ रहा है, और उन अल्सर में क्या आ रहा है, खून आ रहा है, और आपने लिप टू लिप किस किया है, आपने क्या किया है, लिप टू लिप किस किया है, तो देर में भी चांसेज, उसमें चांसेज हैं, है ना। तो याद रखिएगा अगर पेशेंट को अल्सर हैं और आपने लिप किस किया है तो देयर में भी चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग एड्स, तो वहां एड्स फैलने के चांसेस है, बाकी कंडीशन में नहीं है ना। लिप किस करने पर या मैं बोलूं चिक पर किस करने से एड्स नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिम्टम्स ऑफ एड्स, हेडिंग डालेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स। एड्स के साइन और सिम्टम्स बताइए। देखिए एड्स के साइन और सिम्टम्स देखते हैं, एड्स के साइन एंड सिम्टम्स देखो। चलो स्टेज वाइज बात करते हैं, पहली स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या होगा, पहली स्टेज में क्या होगा, तो स्टेज फर्स्ट में बात करें, यहां पर एड्स जो है वो एसिम्टोमेटिक होता है और जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी होती है, मतलब छोटी छोटी सी क्या होती है, गांठें बनना शुरू हो जाती है। चलिए स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, स्टार्टिंग में कोई कैरेक्टर्स नहीं दिखाई देते पेशेंट के अंदर, एसिम्टोमेटिक। कैसा होता है, एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक मतलब कोई कैरेक्टर्स नहीं दिखाई देते, लक्षण नहीं है, अभी कोई लक्षण नहीं आ रहा, कोई कैरेक्टर सामने नहीं आए हैं, बस क्या होता है जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी, जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी मतलब छोटी छोटी सी गांठें शरीर के ऊपर दिखाई देने लग जाती है। जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी क्या होता है, केवल गांठें शरीर पर छोटी 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 क्या दिखाई देती है, गांठें बनना लग जाती है, ठीक है। चलिए स्टेज सेकंड की बात करते हैं, स्टेज सेकंड,
स्टेज फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं स्टेज सेकंड में क्या होगा। भैया स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चलेगा, इस कंडीशन तक तो हमको यही नहीं लगेगा कि हमारे एड्स है भी, ठीक है। मान लीजिए किसी पेशेंट को एड्स है तो स्टार्टिंग में तो वो उस चीज को स्वीकार भी नहीं करता है। आपने एक साइकोलॉजी में, मैं बोलूं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा डाबड़ा, है ना, एक चीज पढ़ते हैं आप लोग, डाबड़ा। क्या सबसे पहले तो वो जो भी चीज होती है उसको डिनाइल करता है, मना करता है कि नहीं मुझे एड्स हो ही नहीं सकता। जैसे ही पेशेंट को पता चलेगा कि उसको एड्स है तो सबसे पहले क्या करता है, उस चीज को डिक्लाइन करता है कि नहीं मेरे को नहीं हो सकता एड्स। फिर उसको आता है गुस्सा, एंगर, ठीक है। फिर वो क्या करता है, उस चीज पर बिलीव करता है। फिर उसके बाद में वो क्या करता है, एक तरीके से डिसप्लीसेंट, कि भैया वो कहता है कि भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों, है ना। एक तरीके से बोलते हैं कि खुद को ही वो करने लग जाता है कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना, वो कोसने लग जाता है खुद को ही। और फिर लास्ट में क्या, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है ना, डाबड़ा से करके। चलिए आप लोग ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे सब चीजें। नेक्स्ट सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में तो उसको लगता ही नहीं कि उसके कुछ हुआ है। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में जो है उसका अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है। अब भैया उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, वजन कम हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है, उसका वजन कम होने लग जाता है। उसके अलावा अब उसके रिकरेंट ओरल अल्सर, उसके बार बार की में छाले बनने लग जाते हैं। उसके क्या होते हैं, रिकरेंट, बार बार की में क्या होता है उसके, रिकरेंट ओरल अल्सर, बार बार की में उसके छाले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जो गांठें थी वो और भी मोटी होने लग जाती है, जो लिम्फेडिनोपैथी था उसके, वो और भी क्या हो जाता है, और भी जो है वो मोटा हो जाते हैं, गांठें और मोटी हो जाती है। और उसके अलावा और इन्फेक्शन, जैसे उसके मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन की बात करूं तो अदर इन्फेक्शन में ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, उसके कान बहने लग जाते हैं, कान में इन्फेक्शन हो जाता है। अदर इन्फेक्शन सच एज, अदर इन्फेक्शन जैसे कि क्या हो जाता है, उसके ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। अब इतनी सारी चीजें हो रही है उसके साथ, उसको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। भाई सबसे पहले तो यहां तो केवल सिम्टम नहीं थे, थोड़ी सी गांठ हुई तो देखो नॉर्मल सी गांठें वांठे होती है ना, तो उस पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता, हाँ यार ठीक है थोड़े दिन बाद, थोड़े टाइम में अपने आप सही हो जाएगी, समझ रहे हो। फिर उसके बाद में स्टेज सेकंड में वेट लॉस हो रहा है उसका, मान लो वेट था 60 किलो, 85 आ गया, वो सोचेगा यार इतना वेट कम कैसे हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बार बार के में छाले दिखाई देंगे। और क्या होगा, उसका कान बहना, ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ कान में जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। उसके अलावा उसको फेरिंजाइटिस, उसको बोलने में भी बहुत दिक्कत आएगी, टोन्सिलाइटिस हो जाएगा, स्टोमेटाइटिस हो जाएगा, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाएंगे अलग अलग जगह बॉडी के अंदर। और उसको जोस्ट हर्पीज वायरस तक हो जाता है उसको, है ना, उसको छोटे छोटे से उसके शरीर में क्या दिखने लग जाता है, जैसे चकते टाइप होता है ना, वैसे दिखने लग जाते हैं उसके शरीर में। ये सब चीजें किस में होती है, ये सब चीजें जो है सेकंड स्टेज में होती है। तो आप बाकी चीजों को याद ना रखें, लेकिन याद रख लीजिएगा कि वेट लॉस कब से स्टार्ट होने लग जाता है, स्टेज सेकंड से वेट लॉस स्टार्ट होता है, और फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये दोनों चीजें। नेक्स्ट स्टेज थर्ड की बात करेंगे, स्टेज थर्ड की बात करते हैं। स्टेज थर्ड में क्या होता है, हेडिंग डालेंगे स्टेज थर्ड। देखो स्टेज थर्ड में क्या होता है, स्टेज थर्ड, हेडिंग डालिएगा स्टेज थर्ड। अब वेट जो है वो और लॉस होता है, स्टेज थर्ड में क्या होगा, वेट लॉस और ज्यादा होगा, और अब साथ में देखो क्या होगा, डायरिया लग जाएगा, पेशेंट को दस्त लगना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो लिखते हैं स्टेज थर्ड में क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, बहुत ज्यादा वेट लॉस होगा, और कितना हो जाएगा, मोर देन 10%, की पहले की तुलना में और भी ज्यादा कम हो रहा है, मोर देन 10%, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, पहले की तुलना में और भी ज्यादा वेट लॉस होगा, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस मोर देन 10%, कितना हो जाएगा, 10% से भी ज्यादा, मोर देन 10%, 10% से भी ज्यादा हो जो है क्या हो जाएगा, वेट लॉस होगा। और उसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा उसको अब फीवर दिखाई देने लग जाएगा, शरीर में क्या होगा, फीवर होगा, लगभग 1 महीने तक उसके बुखार चढ़ रहा है, पता ही नहीं, रीजन नहीं पता कि भैया बुखार क्यों हो रहा है इतना। अब धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाएगा कि साथ मेरे साथ कुछ तो दिक्कत है, वो चेक कराने जाएगा। मोस्टली लोग जो है वो थर्ड स्टेज में जाकर ही चेक करवाते हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेज को एड्स के पेशेंट बहुत लाइटली लेते हैं, याद रखिएगा। और थर्ड स्टेज में जाकर उनको लगता है कि यार कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ में, मुझे चेक करवाना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर होगा अप टू 1 मंथ, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, मॉडरेट फीवर अप टू
1 मंथ, 1 महीने तक क्या होगा, अप टू 1 मंथ जो है 1 महीने तक बुखार चढ़ेगा उसके। अब आता है असली जो है वो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरिया, दस्त लग जाते हैं, और परसिस्टेंट डायरिया, लगातार पेशेंट को दस्त लगते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परसिस्टेंट डायरिया, मतलब 2 महीने से भी ज्यादा क्या हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं। परसिस्टेंट डायरिया और मोर देन 2 मंथ्स, 2 महीने से भी ज्यादा जो है उसको क्या लगता है, डायरिया लगता है। अब आप हर तरीके की उसको दवाई दे ली, हर तरीके की उसको चीज दे ली, क्या इतना क्यों हो रहा है, डॉक्टर को भी दिखा लिया सब, अब यहां पर चेक करवाएंगे, तुरंत पता लग जाएगा कि भैया एड्स हो गया। थर्ड स्टेज में एड्स जो है वो बहुत इजीली जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। उसके अलावा इसमें और भी इन्फेक्शन जैसे ओरल कैंडिडाइटिस पेशेंट को हो जाएगा, ओरल कैंडिडाइटिस, कैंडिडाइटिस है ना, ओरल थ्रस मतलब मुंह के अंदर ना, ओरल कैंडिडाइटिस जो है वो देखने को मिलेगा उसमें। उसके अलावा पल्मोनरी टीवी एक मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है एड्स के अंदर। अगर बात करें एक अपॉर्चुनिस्टिक या सेकेंडरी टाइप का इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एचआईवी, वो क्या है, एचआईवी टीवी। यहां पर पल्मोनरी टीवी जो है वो भी पेशेंट को हो जाती है, क्योंकि अब इम्यूनिटी तो कमजोर है ही, तब सारी डिजीज होगी, पल्मोनरी टीवी। और ये जो है मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एचआईवी, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एक और होता है कारिनी, एक और होता है न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया, न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया, लेकिन वो स्टेज 4 में होता है, वो भी बताऊंगा ना। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो यहां पर क्या होता है, वो होता है टीबी, मतलब पेशेंट की इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर है और अब उसको क्या हो जाएगा, अब उसको टीबी हो जाएगा। तो मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन टीबी के अंदर देखने को मिलेगा, कौन सा, पल्मोनरी टीबी, एड्स के अंदर, सॉरी। चलिए स्टेज 4 की बात करते हैं भैया, स्टेज 3 तक के सिम्टम्स आपको बता दिए, नेक्स्ट स्टेज 4। स्टेज 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अब पेशेंट को बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा यहां तक कि भैया मुझे कोई ना कोई सीरियस दिक्कत है या मुझे एड्स हो गया है ना, क्योंकि डॉक्टर भी उसको, क्योंकि इतने सारे सिम्टम देखने के बाद डॉक्टर तो इजीली समझ जाते हैं भाई, ज्यादातर डॉक्टर तो सेकेंड स्टेज में समझ जाते हैं कि यार इतना फीवर रह रहा है, हाँ इतने ओटाइटिस मीडिया, ये पैनक्रेस्टोमेटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, ये इतने सब क्यों हो रहे हैं इसको, तो डॉक्टर कहीं तो वहीं समझ जाते हैं। वेट लॉस भी हो रहा है, क्योंकि इसके सिम्टम, 2 सिम्टम ऐसे हैं जिनसे तुरंत आइडिया लगा सकते हैं कि भैया पेशेंट को डायरिया, सॉरी एड्स है। क्या, एक तो वेट लॉस लगातार और एक डायरिया, दस्त लगे रहते हैं, कभी भी सही नहीं होते भले कितनी दवाई दे लो, तो इन 2 से ही समझ में आ जाता है कि भैया इसको कुछ न कुछ दिक्कत हुई है। ठीक है, चलिए स्टेज 5 में आएगा कि यहां पर जो मैंने आपको बताया था ना, हेल्पर सेल्स, उनका काउंट बिल्कुल कम हो जाएगा, CD4 सेल्स का काउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सेल CD4 सेल्स जो कि जिनको क्या बोलते हैं, हेल्पर सेल्स का काउंट जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। हेल्पर सेल काउंट डिक्रीज, उनका काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। हेल्पर सेल्स का काउंट जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, बचेगी नहीं, इम्यूनिटी नहीं बचेगी। और कितनी, 200 सेल पर mm³ से भी कम, कितना, 200 सेल, 200 सेल से भी कम हो जाएगा, 200 सेल पर mm³ से भी कम हो जाएगा, याद रखिएगा CD4 सेल्स। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फीचर है एड्स का। इसको देखने के बाद में डॉक्टर को बिल्कुल 101% श्योर हो जाएगा डॉक्टर कि भैया इसको एड्स हो गया पेशेंट। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा यहां पर देखिएगा, क्योंकि मसल्स जो है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी, मसल्स एकदम, क्योंकि वजन कम होता जा रहा है तो अब पेशेंट की मसल्स दिखने लग जाएगी ऐसा एकदम बिल्कुल मसल वास्टिंग सिंड्रोम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लिम्स डिजीज, मसल वास्टिंग सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होगा, मसल वास्टिंग सिंड्रोम, मसल वास्टिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर पेशेंट को बिल्कुल एकदम ऐसे उसकी मसल्स बाहर से दिखने लग जाएगी, बिल्कुल पतला हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्लिम्स डिजीज। स्लिम डिजीज कहा था ना, वो किस लिए कहा था, इसीलिए ही इसको स्लिम्स डिजीज कहा था। नेक्स्ट अगर और बात करें, मैंने बताया इसके अंदर जो है एक और निमोनिया हो जाएगा जिसको बोलते हैं न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया, और ये सबसे ज्यादा मौत का कारण है। एड्स में जो मरने का मोस्ट कारण है ना, एड्स में पेशेंट क्यों मर रहा है, वो इसी वजह से मरता है। एक और होता है क्या, न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया,
न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया। निमोनिया। और ये मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ डेथ, मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ डेथ इन एड्स। एड्स में मृत्यु का जो मेन एक रीजन है वो क्या है, वो न्यूमोसाइटिक कारिनी निमोनिया है। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर बात करें यहां पर जो है एक तरीके का एक फंगल इन्फेक्शन और होता है, एक फंगल इन्फेक्शन और होता है, मोस्ट एक कैंसर भी होता है यहां पर जिसको बोलते हैं कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा एक कैंसर भी होता है यहां पर, फोर्थ स्टेज में आते आते एक पेशेंट को कैंसर भी होता है, मोस्ट कॉमन कैंसर होता है पेशेंट को, जिसको बोलते हैं कापोसी सार्कोमा। ये आपसे पूछा जाता है, यहां से सवाल आते हैं कि भैया पेशेंट को कौन सी टीबी होती है। देखो याद रख लेना, पेशेंट को कौन सी टीबी है, पल्मोनरी टीबी। पेशेंट को कौन सा मसल वास्टिंग और कौन सा निमोनिया होता है, निमोसाइटिक, और कौन सा कैंसर होता है, कापोजी सार्कोमा कैंसर जो होता है। ये सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट को दिखते हैं और यहां पर आते आते पेशेंट को ये सब चीजें क्लियर हो जाती है कि भैया मुझे एड्स हुआ है, और इवन वो फोर्थ स्टेज आते आते वो खुद भी मर जाता है, क्योंकि इतनी सारी डिजीज हो जाती है उसके बाद बॉडी का चलना बिल्कुल मुश्किल है, बॉडी जो है वो उस तरीके से काम नहीं करती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले और क्या चीज होती है। देखो इसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसको क्या क्या टेस्ट किया जाता है इसके लिए, वो देखिए डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या टेस्ट किया जाता है वो देखते हैं। देखो इसके लिए अगर बात करूं मैं, एल्सा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, पीसीआर, वेस्टर्न ब्लोट, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। देखो सबसे पहले टेस्ट की बात करेंगे, आरटीपीसीआर की बात करेंगे, पीसीआर की बात करेंगे। सबसे पहला है एंटीजन बेस्ड टेस्ट, एंटीजन बेस्ड टेस्ट, और ये किन के लिए होता है, मोस्टली जो 18 मंथ से छोटे बच्चे होते हैं ना। पहला टेस्ट है एंटीजन बेस्ड टेस्ट, एंटीजन बेस्ड टेस्ट, ये किन के लिए होता है, जो 18 मंथ से छोटे बच्चे होते हैं, फॉर लेस देन 18 मंथ, जो 18 मंथ से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए टेस्ट जो है वो क्या लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पीसीआर किया जाता है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो इसके अंदर आती है। किसके लिए है ये, लेस देन 18 मंथ चिल्ड्रन, 18 मंथ चिल्ड्रन जो 18 मंथ से छोटे हैं उनके लिए ये टेस्ट जो है वो किया जाता है। और क्या है इसके अंदर एग्जांपल, एंटीजन बेस्ड टेस्ट का एग्जांपल क्या है, आरटीपीसीआर, क्या है इसके अंदर, या डीएनए पीसीआर। आरटीपीसीआर कोविड में भी ये आपने देखा था ना, इसके लिए क्या करते हैं, डीएनए पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो इसके लिए किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, डीएनए पीसीआर, पॉलीमरेज चेन, पीसीआर की फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो याद रखना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है उसके लिए काम में आती है। सेकेंड टेस्ट आता है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। सेकेंड टेस्ट कौन सा आता है, या मैं लिखूं कि अच्छा एक टेस्ट और करते हैं, P24 एंटीजन टेस्ट भी इसके अंदर किया जाता है। एक और चीज लिख देना, बता देता हूं, P24 है ना, एक और टेस्ट है। टेस्ट कौन सा करते हैं इसके लिए P24 एंटीजन बेस्ड टेस्ट, एंटीजन बेस्ड टेस्ट इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा टेस्ट आता है एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट। सेकंड टेस्ट कौन सा है, एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट। सेकंड टेस्ट कौन सा है, सेकंड टेस्ट लिखिएगा एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट। ये किसके ऊपर था, एंटीजन के ऊपर। अब किसके ऊपर आएगा, एंटीजन बेस्ड टेस्ट, की एंटीजन के आधार पर कौन सा टेस्ट होता है। देखो एंटीजन बेस्ड टेस्ट, देखो ये किसके ऊपर था, एंटीजन के ऊपर। अब किसके ऊपर करेंगे, एंटीबॉडी के आधार पर, एंटीबॉडी बेस्ड आधार। और इसमें किससे, 18 से ऊपर जो बच्चे होते हैं, 18 से ऊपर जो पेशेंट होते हैं वो किस में आते हैं, वो इसी में आते हैं। और इसमें लेते हैं एल्सा, फॉर लेस देन 18 ईयर्स या 18 मंथ्स, जो 18 से ऊपर होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। और इसके अंदर कौन सा टेस्ट होता है, एल्सा। एल्सा की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे ये किया जाता है। और उसमें भी कौन सा, सैंडविच एल्सा जो है वो किया जाता है। और मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एचआईवी कौन सा है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और एक और सवाल आ सकता है आपसे, मोस्ट कंफर्मेटरी
मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स या HIV, फिर कौन सा लिखना है, वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट। कौन सा लिखना है, वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट है, जिससे बिल्कुल 101% कंफर्मेशन हो ही जाता है कि हाँ भैया आपको एड्स है, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं है। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर डायग्नोसिस की बात की। नेक्स्ट और लास्ट चीज हम लिखते हैं इसके अंदर कि भैया इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो क्या चलता है, तो वो चलता है ART, एंटी रेट्रोवियल थेरेपी, जो जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिनके अनुसार क्या है, बहुत सारी मेडिसिन अलग अलग दी जाती है, तो उनको आप लोग जो है पूरा फार्मेकोलॉजी में पढ़ते हैं। हम लोग ART के बारे में पूरा हम लोग फार्मेको में पढ़ेंगे, कौन सी ड्रग होती है, कौन सा क्या होता है। तो ट्रीटमेंट की बात करूं अगर मैं, तो क्या देते हैं, ART क्या है, एंटी रेट्रोवियल थेरेपी, एंटी रेट्रोवियल थेरेपी, मतलब कुछ मेडिसिन दे जाती है और वो सब चीजें इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, याद रखिएगा। तो ट्रीटमेंट याद रखिएगा। चलिए अब शुरू से एक बार देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बताया। सबसे पहले कि पहली बात तो ये कैसी डिजीज है, ये नाम बता दिया, इसका क्यूजेटिव एजेंट बता देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, सर्जिकल रेट्रोवायरस क्यों बोलते हैं इसको, वो बता दिया। नेक्स्ट इसके अंदर HIV के टाइप्स दोनों बता दिए, HIV टाइप 1, HIV टाइप 2। नेक्स्ट हमने बताया इसके बारे में कि एड्स का स्लिम डिजीज बोलते हैं। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, सवाल आते ही आते हैं, याद रखिएगा। NACP के चारों के बारे में, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा यहां से लगभग, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन से सवाल आते हैं। उसके अलावा थिंग्स जिनसे एड्स नहीं होता, याद रखिएगा इनसे नहीं होता है एड्स। उसके अलावा साइन और सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों स्टेज। उसके बाद में डायग्नोसिस से पूछ सकता है आपसे, RT-PCR के बारे में, एल्सा के बारे में, एंटीजन डिटेक्शन के आधार पर, और लास्ट में ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकता है। तो ये हमने सारी किसकी बात की, ये हमने कंप्लीट एड्स की बात की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आपके सभी का आंसर, और बताइएगा जरूर कैसा लगा आप लोगों को। अगले पार्ट में हम फिर एक नई डिजीज के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।